आपस में लड़ाने का, आपसी नफरत पैदा करने का, जो स्कूल के अंदर छात्र पढ़ते हैं, कॉलेजों में छात्र पढ़ते हैं, उनमें आपस में भेदभाव पैदा करने का ये काला कानून है। अधिनियम साफ कहता है कि इसको कोई यूजीसी को कोई नियम बनाने का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कुत्तों पर रोक लगा दो जी, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पटाखों पर रोक लगा दो। सुप्रीम कोर्ट है क्या? ये मानवता को छीन बीन कर रहा है कानून, ये समाज को तितर बितर कर रहा है। इस कानून ने देश की अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दिया है कि कोई झूठी शिकायत करके भी स्वर्ण समाज के किसी विद्यार्थी का जीवन खराब कर सकता है। ये जो कानून लेके आया गया है, ये राजनीतिक उद्देश्य से लेकर के आया गया है। उनकी मानसिकता है हिंदू को हिंदू से लड़ाना, और कोई मानसिकता नहीं है। कौन लड़ा रहा? मोदी जी लड़ा रहे हैं, और कौन लड़ा रहा है? वो तो कहते हैं हिंदू एक रहना चाहिए। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। जब एकता वही कहते हैं एक है तो सेफ। नहीं, वो तो मैं मुसलमानों से, वो तो मैं भी कह रहा हूँ। मेरी तो राय ये है कि समाज में जातिगत भेदभाव है, उसको खत्म करके भाईचारे का निर्माण करना चाहिए मोदी जी को। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा कानून भी हो सकता है जो कैंपस को सुधारने के बजाय उसे जंग के मैदान में बदल दे? एक ऐसा डर जहां हर शिक्षक और छात्र एक दूसरे को शक की निगाह से देखे कि कहीं कोई अनजाने में कही गई बात या कोई एकेडमिक फैसला उनके करियर को हमेशा के लिए खत्म न कर दे। कल्पना कीजिए किसी यूनिवर्सिटी की सालों की मेहनत और हजारों बच्चों का भविष्य सिर्फ इसलिए दांव पर लग जाए क्योंकि वहां किसी एक प्रक्रिया पर सवाल उठा और नियमों की अस्पष्टता के कारण संस्थान की मान्यता ही रद्द कर दी गई। उदाहरण के तौर पर अगर कोई प्रोफेसर मेरिट के आधार पर किसी छात्र को कम नंबर देता है और उस पर भेदभाव का आरोप लगा जाता है तो नए नियमों के तहत बिना किसी ठोस सुरक्षा कवच के उस प्रोफेसर का करियर तत्काल बर्बाद हो सकता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर पैदा हुआ वो डर है जिसने आज देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक तूफान खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन शो देश दिन भर। यूजीसी के नए नियम को लेकर पूरे देश में चर्चा है और नाराजगी भी है कई लोगों में। हम यहाँ पर आज दिल्ली का यूजीसी हेडक्वार्टर है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए ऐसा है, यूजीसी एक नियम बनाया है यूजीसी के अंतर्गत, जिसमें एक इक्विटी कमेटी बनाई गई है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है। उस यूजीसी कमेटी में ना तो कोई सवर्ण प्रतिनिधि है जो प्रतिनिधित्व कर सके। उसके अंदर जो भी इक्विटी कमेटी के अंदर जितने भी सदस्य बनाए गए हैं वो सारे SC ST और OBC वर्ग के हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी न किसी प्रकार से ऐसा समझ लीजिएगा कि मैं SC समाज का हूँ, आप जनरल समाज के हो और आपकी मेरी कोई बात नहीं बन रही और मैं जाकर के झूठा जो है इक्विटी कमेटी के आगे एक एप्लीकेशन लगा दूं कि भैया इन्होंने जो है पंडित जी ने या ठाकुर साहब ने जो है हमें ऐसा बोला है, तो वो जो है कमेटी उस सवर्ण समाज के बच्चे के साथ जो है एक कानूनी कार्रवाई करेगी। और उसमें एक प्रावधान ये भी है कि अगर वो साबित हो जाता है तो 3 साल की सजा है, और अगर SC समाज का बच्चा उसमें झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं है। इसलिए ये हमें आपस में लड़ाने का, आपसी नफरत पैदा करने का, जो स्कूल के अंदर छात्र पढ़ते हैं, कॉलेजों में छात्र पढ़ते हैं, उनमें आपस में भेदभाव पैदा करने का ये काला कानून है। इसलिए हमारी मांग है कि इस ऐसे काले कानून को जो आपसी भाईचारा खत्म करता हो उसको बंद करा जाए। ये नया नियम नहीं, ये पुराना नियम है। और ये अधिनियम साफ कहता है कि इसको कोई यूजीसी को कोई नियम बनाने का अधिकार नहीं है। और यदि कोई नियम बनाता है तो उसमें लिया नियमों और विनियमों का संसद के समक्ष रखा जाना। इसने ये संसद के समक्ष रखा नहीं, कुछ गली के गुंडों जैसे व्यवहार है एक तरह से इसका। ये किसने बना दिया? इनको अधिकार है नहीं, यूजीसी ने। हाँ, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये यदि इसको संसद से स्वीकृति लेने के बाद कोई नियम बन सकता है। किंतु जिस तरह गुंडागर्दी यूजीसी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि तुम नियम बनाओ और ये अपना हवा में उड़ने लग गए। अरे जब तुम्हें नियम बनाने की शक्ति संसद ने दी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो राहुल विमला वाला मामला था कि कुछ दिशा निर्देश जारी करो विश्वविद्यालय, उनका अनुदान रोको यदि तुम्हारी बात ना माने कोई। तो ये गुंडागर्दी की सुप्रीम कोर्ट कह देता है। और ये अपना, अरे जब संसद का नियम है, संसद ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो अधिकार तो मिल ही जाएगा। कोई अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कुत्तों पर रोक लगा दो जी, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पटाखों पर रोक लगा दो। सुप्रीम कोर्ट है क्या? क्या यहाँ एक देश में, इस देश में इक्वलिटी नाम की चीज है?
नहीं नहीं, आप बताइए, सवाल मैं कर रहा हूँ, आपको जो भी लगता है, आपको जो परेशानी, वो मैं आवाज उठाने आया हूँ। बिल्कुल 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 सर, बताइए जगह यूजीसी जो एक लाया गया है वो पहली बात हम बताना चाहते हैं, जो 100 छात्र हैं उनके ऊपर एक हनन अलग से थोपा जा रहा है। जैसे पहले ही SC/ST आरक्षण हम जूझ रहे हैं, आरक्षण जैसी चीजों पहले से जूझ रहे हैं, और ऊपर से यूजीसी एक्ट जहाँ पर सजा पहले जांच बाद में, ऐसे कानून भारत में लगाए जाएंगे। नहीं, क्या क्या कानून है, क्या सजा, किस तरह की बात है, वो बताइए। देखिए सजा ये है उसमें पहले जैसे हम आपको कोई जात के शब्द बोल देते हैं, अब गौड़ बोल देते हैं, ब्राह्मण, कोई मुझे ब्राह्मण बोलता है, आपको मैं गौड़ बोल देता हूँ, तो क्या आप भावना याद हो जाएगी, मुझ पर आप मुकदमा लगवा देंगे? आज यानी 27 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इस डर और गुस्से का असर साफ दिखाई दिया। यूजीसी के मुख्यालय के बाहर सुबह से ही स्वर्ण समुदायों के हजारों छात्र जुटने शुरू हो गए। हाथों में तख्तियां लिए और नारों की गूंज के साथ इन छात्रों ने साफ कर दिया कि वो इन नए नियमों को काला कानून मानते हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि प्रदर्शनकारी छात्र सीधे यूजीसी के गेट तक पहुंच गए थे। ये केवल एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उन छात्रों की सामूहिक अपील थी जो महसूस कर रहे हैं कि नए नियम उनके साथ अन्याय करेंगे। दिल्ली की ही तरह लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है, जहां छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर इन नियमों को वापस लेने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि ये नियम कैंपस में झूठे मामलों को बढ़ावा देंगे और आपसी भाईचारे को खत्म कर देंगे। इस पूरे विवाद की जड़ में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी का वो नोटिफिकेशन है जो 13 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। इसका नाम उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता विनियम 2026 है। यूजीसी का कहना है कि इन नियमों का मकसद विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव से निपटना है और SC, ST और OBC छात्रों के लिए एक सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल बनाना है। इसके लिए हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और 24/7 आवर शिकायत हेल्पलाइन बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना, फंडिंग रोकने और यहां तक कि मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई का प्रावधान है। सुनने में एक सकारात्मक कदम लगता है, लेकिन विरोध करने वालों का तर्क है कि नियम एक तरफा है। आलोचकों का कहना है कि इनमें आरोपियों के लिए किसी भी तरह के सुरक्षा उपायों को साफ तौर पर नहीं लिखा गया है, जिससे जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ इनका गलत इस्तेमाल होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है और खुद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए सीधे प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि न्याय तभी सार्थक होता है जब वो सभी के लिए समान हो और बिना संतुलित प्रतिनिधित्व वाली समितियां कभी सही फैसला नहीं ले सकती। उनके अनुसार इन नियमों से शिक्षण संस्थानों में चिंता और आशंका का माहौल बन रहा है। इसी तरह गोंडा से बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक खास वर्ग को ऐतिहासिक अपराधी बताकर वर्तमान में उनसे प्रतिशोध लेना गलत है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि ये कानून देश को जातिवाद और मुकदमों के जाल में उलझा देगा, जिससे समाज में स्थायी दुश्मनी पैदा हो जाएगी। विवाद तब और भी गंभीर हो गया जब एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट और बीजेपी के युवा विंग के एक नेता ने इस नीति के विरोध में इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफों को इस बात के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है कि नाराजगी केवल छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक और राजनीतिक तंत्र के भीतर भी पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें इन नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। दूसरी तरफ सरकार का रुख अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नियमों की समीक्षा करने या उन्हें फिलहाल रोकने पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। उन्होंने बस इतना कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और इन नियमों का मकसद टकराव नहीं बल्कि समानता लाना है। लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल रहे हैं, उससे केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब ये केवल एक नियामक बदलाव नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़ा वैचारिक टकराव भी बन गया है, जिसमें एक तरफ जातिगत भेदभाव मिटाने की कोशिश है और दूसरी तरफ गलत इस्तेमाल और ध्रुवीकरण का गहरा डर है। दुनिया के व्यापारिक इतिहास में एक ऐसा महाधमाका हुआ है जिसने विकसित देशों से लेकर आम आदमी तक की धड़कनें
बढ़ा दी हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने मिलकर उस मदर ऑफ ऑल डील्स पर मुहर लगा दी है जिसकी चर्चा दशकों से हो रही थी। ये महज एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐसी आर्थिक सुनामी है जो विदेशी सामानों की कीमतों को धराशायी करने वाली है। मंगलवार को जब भारत और यूरोपीय संघ ने इसका औपचारिक ऐलान किया तो पूरी दुनिया इस मेगा डील की व्यापकता देखकर दंग रह गई। इस मुफ्त व्यापार समझौते यानी FTA के तहत अब यूरोप से आने वाली लग्जरी कारों से लेकर जीवन रक्षक दवाओं तक सब कुछ आपकी पहुंच में होगा, क्योंकि इन पर लगने वाले भारी भरकम टैक्स या तो खत्म हो जाएंगे या फिर इतने कम कर दिए जाएंगे कि उनकी कीमतें जमीन पर आ जाएंगी। इस समझौते का सबसे बड़ा प्रहार उन कीमतों पर होगा जो अब तक आम भारतीयों के बजट से बाहर थी। ऑटोमोबाइल के शौकीनों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यूरोपीय कारों पर लगने वाले ऊंचे टैरिफ को धीरे धीरे घटाकर केवल 10% तक सीमित कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि ऑडी, BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां पहले के मुकाबले काफी सस्ती हो सकती है। सिर्फ कारें ही नहीं, बल्कि कारखानों में इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनरी जिन पर अभी 44% तक का मोटा टैक्स लगता था, वो अब काफी कम लागत पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा 22% टैक्स वाले केमिकल्स और करीब 11% टैक्स वाली दवाओं और मेडिकल उत्पादों पर भी शुल्क काफी हद तक कम कर दिए जाएंगे। शौकीनों के लिए बियर पर टैक्स घटकर 50% और वाइन पर 40% तक रह जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, फ्रूट जूस और प्रोसेस्ड फूड पर टैरिफ को सीधे 0 कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर यूरोप से आने वाले 90% से अधिक सामान अब बिना किसी भारी टैक्स के भारतीय बाजार में दस्तक देंगे। भारत के लिए इस डील के मायने सिर्फ सस्ता सामान खरीदना नहीं है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को ग्लोबल सुपर पावर बनाना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साझा समृद्धि का एक ऐसा ब्लूप्रिंट बताया है जो भारत के सर्विस सेक्टर को यूरोपीय संघ के 27 देशों के विशाल बाजार में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए नए रास्ते खुलेंगे, देश में निवेश की नई लहर आ जाएगी और लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यूरोपीय नेताओं ने भी इसे ऐतिहासिक बताते हुए स्वीकार किया है कि भारत और यूरोप अब मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कल सुबह उठते ही आपको ये सब सस्ते दाम पर मिलने लगेगा? वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इस पर स्थिति साफ करते हुए बताया है कि डील फाइनल होने के बावजूद इसे पूरी तरह जमीन पर उतारने और लागू करने में अगले साल तक का समय लग सकता है। वही बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही औपचारिक ऐलान हो गया हो, लेकिन कुछ खास सामानों पर 0 टैरिफ या बड़ी कटौती का वास्तविक लाभ आम जनता की जेब तक पहुंचने में करीब 5 साल या उससे भी ज्यादा का समय लग सकता है, क्योंकि टैक्स कम करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। फिर भी ये समझौता भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक ऐसी नींव है जो आने वाले समय में बाजार का पूरा गणित बदल कर रख देगी। क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त एक ऐसा महासंग्राम छिड़ा है जिसने ICC से लेकर तमाम दिग्गज क्रिकेट बोर्ड्स के चूल्हे हिला दिए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से पहले ही मैदान के बाहर की जंग इतनी भीषण हो गई है कि अब पाकिस्तान ने ICC को सरेआम धमकी दे डाली है। बांग्लादेश के टूर्नामेंट से आधिकारिक तौर पर पत्ता कटने और उसकी जगह स्कॉटलैंड की चौंकाने वाली एंट्री के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आग बबूला हो चुका है। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साफ कर दिया है कि अगर ICC ने अपना अड़ियल रवैया नहीं बदला तो पाकिस्तान इस मेगा इवेंट को लात मारने में देर नहीं लगाएगा। ये महज एक बयान नहीं, बल्कि ICC के लिए सीधी चेतावनी है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश की राह पर चलते हुए वर्ल्ड कप से बाहर होने का साहस रखता है। पूरा विवाद तब गहराया जब बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का बहाना बनाकर भारत आने से इनकार कर दिया और ICC ने नरमी दिखाने के बजाय उसे टूर्नामेंट से ही दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम ग्रुप C में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। ICC के इस कड़े रुख ने पाकिस्तान के भीतर खलबली मचा दी है, क्योंकि पाकिस्तान को भी भारत की धरती पर वर्ल्ड कप खेलना है। मोहसिन नकवी ने साफ शब्दों में कहा है कि वो ICC के किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे और उनके लिए अपनी सरकार का फैसला सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विदेश दौरे से लौटते ही इस पर आर पार की चर्चा होगी। नकवी की बातों से ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान अब विक्टिम कार्ड खेलने के बजाय सीधे टकराव के मूड में है और अगर सरकार ने मना किया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर देगा।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान अपनी धमकी को हकीकत में बदलता है तो क्रिकेट के इस सबसे बड़े मंच पर उसकी जगह कौन लेगा। आईसीसी के कड़े नियमों और रैंकिंग के गणित को देखें तो पाकिस्तान के हटते ही उसकी जगह युगांडा की किस्मत चमक सकती है। जिस तरह 14वें नंबर की स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश की जगह ली है, उसी तर्ज पर 21वीं रैंक वाली युगांडा की टीम को सीधे T20 वर्ल्ड कप का टिकट मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ग्रुप ए में भारत, अमेरिका और नीदरलैंड जैसी टीमों के सामने पाकिस्तान नहीं बल्कि युगांडा की टीम चुनौती पेश करती नजर आएगी। पाकिस्तान का ये बागी रुख न केवल आईसीसी के करोड़ों रुपयों के व्यापारिक हितों को चोट पहुंचाएगा बल्कि वर्ल्ड कप के रोमांच को भी खत्म कर सकता है। भारत पाकिस्तान का महामुकाबला किसी भी टूर्नामेंट की जान होता है, लेकिन पाकिस्तान की इस जिद ने उस पर काले बादल मंडरा दिए हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान सरकार के उस एक फैसले पर टिकी है जो या तो युगांडा जैसी उभरती टीम के लिए वैश्विक मंच के दरवाजे खोल देगा या फिर पाकिस्तान क्रिकेट को पूरी दुनिया में अलग थलग कर देगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि आईसीसी पाकिस्तान की इस धमकी के आगे झुकता है या फिर उससे भी बांग्लादेश की तरह बाहर का रास्ता दिखा देता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.